जर्मनी और इटली का राष्ट्र निर्माण। जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। इसे इस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी ज़्यादा थी और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। उसका पर्सा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके पश्चात पर्सा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका प्रमुख मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने पर्सा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में पर्सा को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साई में हुए एक समारोह में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क समेत पर्सा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साई के शीश महल में हुई। पर्सा ने के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। सभा ने पर्सा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया ने पर्सा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया और पर्सा द्वारा उठाए कदम और उसकी कार्यवाहियाँ बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना। इटली का एकीकरण। जर्मन की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों और बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में बंटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पीडमांड में एक इतालवी राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन थे। इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। 1830 के दशक में जुसेप्पे मैत्सिनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की योजना पेश की। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमांड के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गई। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। मंत्री प्रमुख कावूर
जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस से सार्डिनिया पीडमांट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे काबूल का हाथ था, से सार्डिनिया पीडमांट 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। नियमित सैनिकों के अलावा जूसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में वे दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनिश शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया, मगर इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें निरक्षरता की दर बहुत ऊंची थी, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी नहीं सुना था और वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर इमैनुअल की पत्नी थी। व्यंग्य चित्र दिया हुआ है। जर्मन राइक्सटैग, जिसको संसद जिसका नाम है, में ऑटो वान बिस्मार्क। फिगारो से वियना 5 मार्च 1870। यहाँ इसको बलपूर्वक संसद चलाने वाला दिखाया गया है। ब्रिटेन की अजीब दास्तान। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। 18वीं सदी के पहले ब्रिटानी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रिटानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों, अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान नृजातीय थी। इन सभी जातीय समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थीं। नृजातीय एक साझा नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रितानी संसद ने आंग्ल सदस्यों पर दबदबा रहा। एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी, जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। स्कॉटिश हाईलैंड्स
के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई से बंटा हुआ था। अंग्रेज़ों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोहों को निर्ममता से कुचल दिया गया। वोल्फ टाउन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। एक नए ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों ब्रिटानी झंडा, यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान गॉड सेव आवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ के मातहत सहयोगी के रूप में ही रह पाए। जुसेप्पे गैरिबाल्डी इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे मशहूर है। उसका संबंध एक ऐसे परिवार से था जो तटीय व्यापार में शामिल था। वह स्वयं व्यापारिक नौसेना में एक नाविक था। 1833 में उसकी मुलाकात मैथिनी से हुई। वह यंग इटली आंदोलन से जुड़ा और 1834 में पीडमांट के गणतंत्रीय विद्रोह में उसने भाग लिया। यह विद्रोह कुचल दिया गया और गैरिबाल्डी को दक्षिण अमेरिका भागना पड़ा, जहां वह 1848 तक निर्वासन में रहा। 1854 में उसने विक्टर इमैनुअल द्वितीय का समर्थन किया, जो इतालवी राज्यों को एकीकृत करने का प्रयास कर रहा था। 1860 में गैरिबाल्डी ने दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 हजारों लोगों का अभियान का नेतृत्व किया। इस अभियान में नए स्वयंसेवक जुड़ते चले गए और उनकी संख्या लगभग 30,000 तक पहुंच गई। वे रेड शर्ट के नाम से लोकप्रिय हुए। 1867 में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों की एक सेना पेपल राज्यों से लड़ने रोम गई, जो इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा थी। वहां एक फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी तैनात थी। रेड शर्ट फ्रांसीसी और पेपल सैनिकों के सामने टिक नहीं पाए। 1870 में जब पर्सा से युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपने सैनिक हटा लिए, तब जाकर पेपल राज्य अंततः इटली में सम्मिलित हुए।